एफ टर्म किस तरह से स्प्लिट होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो एफ टर्म है वो तीन एनर्जी स्टेट्स में, जो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स होती हैं उसके अंदर स्प्लिट हो जाती है, A2G, T2G और T1G। ठीक है, और जब भी एफ टर्म आएगा, ठीक है, तो उसके साथ में अगर हम यहाँ D2 का केस जब स्टडी कर रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि जो हमारे पास इसकी मल्टीसिप्लिटी है वो 3 है, और P भी हमारे पास एक स्टेट आता है जिसकी मल्टीसिप्लिटी 3 होती है। बाकी जो S आते हैं या G आता है, वो सब जो है वो कैसे होते हैं, वो सिंगलेट उसमें होते हैं, तो वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये जो टर्म है F की, ये आपका A2G और T2G3 और T1G3 में स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिट तो नहीं होता है 3P, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T1G में। और ये भी मैंने बताया था कल कि जो T1G है हमारे पास में, वो P और F दोनों ही टर्म्स में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बाद में ब्रैकेट में ये लगा देते हैं कि सब अगर F टर्म से आया तो F, और अगर P टर्म से आया तो P, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो टर्म है वो किससे आता है। अच्छा, इन दोनों की खास बात क्या है कि ये लाइंस, क्योंकि जब भी आप लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को जब बढ़ाओगे, यहाँ जब ऑर्गल डायग्राम, तो यहाँ पर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होगा तो जो P आपका टर्म है और ये आपका F टर्म है, ठीक है, इनका ये बैरी सेंटर है, और इस तरह से जब इनकी एनर्जी जब इंक्रीज होती है, ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म का जो T1G है वो आपस में सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी होने की वजह से भी कभी भी क्रॉस नहीं करता। इसी को हम नॉन क्रॉसिंग रूल बोलते हैं। ठीक है, साथ में एक चीज और कि जो आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो इन चारों में से कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो इंक्रीज होंगे, कौन से ऐसे टर्म है जो अनअफेक्टेड रहेंगे, या और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डिक्रीज होंगे। तो वैसे तो आप देखोगे कि सभी टर्म्स जैसे जैसे आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे वो इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर ज्यादा लिगेंड फील्ड आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो T1GF है, ये वाला जो टर्म है, इसमें लिगेंड फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी है उसमें डिक्रीज होता है। अब वो डिक्रीज क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें डिक्रीज होता है, ये ज्यादातर अनअफेक्टेड रहता है, और ये जो दोनों टर्म है A2G और T2G टर्म जो है, ये लगातार लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ये इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टर्म क्या है, सेम सिमेट्री सेम एनर्जी की है। सेम सिमेट्री होने की वजह से जब ये पास में आती हैं तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, और रिपेल करने की वजह से जब आप यहाँ पर इसको इस तरह से देख रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ से ये वाली जो टर्म आएगी, अब ये इसको इस तरह से क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है ना, लेकिन होगा क्या कि ये जो आपकी टर्म है T1G, और ये F की है, और ये हमारे पास में P की है, तो ये हमारे पास T1G P की है, तो इन दोनों में रिपल्शन आता है, और रिपल्शन आने की वजह से ये टर्म इस तरह से ना आकर के इस तरह से आ जाती है, इस तरह से ये जो P टर्म है ये कुछ इस तरह से, और ये जो टर्म है ये कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, और ये हमारे पास में T1G P का, और ये हमारे पास में T1G F का, ठीक है ना, ये P के लिए और ये F के लिए, और ये इसका बैरी सेंटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से अलग अलग हो जाती है। तो ये बेसिक मुझे बताना था कि जो F है वो किस तरह से स्प्लिट होता है, और इसके साथ में कौन सी ऐसी हमारे पास स्पिन अलाउड टर्म है जिसके साथ में ये क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, अब हम जो हमारा केस है D2 और या D3, या हमारे पास में जो D7 D8, ये जो केस हैं जो F टर्म के लिए हम लेंगे, उन पर
एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि उनको किस तरह से हम स्प्लिट करेंगे और कैसे उसका जो ऑर्गेल डायग्राम है वो आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है ना, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन और हमारे पास में एक है D7। इन दोनों का एक साथ करते हैं क्योंकि इन दोनों का जो हमारे पास में ऑर्गेल डायग्राम और जो स्प्लिटिंग आती है वो एक जैसी आती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है D4 एंड D7 के लिए। ठीक है, अब D2 और D7 होता क्या है बेसिकली, तो वहां पर अगर हम देखें तो D2 को आप इस तरह से बताओगे। सर D2 और D8 के ये तो डिस्कस करेंगे ना। सर D7 का तो 4F होगा ना। मैं पहले इलेक्ट्रॉन के केस को ले रहा था, फिर हम होल के केस को ले लेंगे, वरना फिर हमको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि D2 और D8 को अगर हम लेते हैं जिसमें 3F अगर आता है, ठीक है ना, जो D2 है और D8 है इनका जो टर्म है वो 3F आता है, लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि एक ये वाला जो केस है D8 वो होल का केस है और D2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का केस है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में जब स्प्लिट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्प्लिट होते हैं। ठीक है ना, तो अपोजिट स्प्लिट होते हैं तो एक साथ हम वहां पर इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहले जो D2 है और जो D7 है दोनों ही इलेक्ट्रॉन के केस हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, अगर हम D2 को देखें तो बेटा D2 कुछ इस तरह का दिखता है और D7 को अगर हम देखें तो D7 इस तरह का दिखता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये 5 जो इलेक्ट्रॉन्स थे सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हाफ फिल्ड कर दिया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बेसिकली देखें तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या किया है उसको फिल करने का काम किया है, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हाफ फिल्ड के बाद में और यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल के बाद में। तो इस तरह के जो D2 और D7 का जो केस है उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम D2 के लिए देखें तो D2 का जो हमारे पास में स्टेट आता है वो क्या आता है, ग्राउंड टर्म सॉरी, वो आता है 3F। और अगर हम D7 के लिए देखें तो हमारे पास आता है 4F। ठीक है, 4F। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्लिटिंग क्या वो ये क्या आ रही है, मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, मेन बात है कि उसका जो L की जो वैल्यू है वो टर्म क्या है। तो दोनों F हैं, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से स्प्लिट होगा आपका। ठीक है, सो पहले हमारे पास, अच्छा ओके, अच्छा ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैंने 5 ही ऑर्बिटल्स बनाए। ओके, तो D2 है हमारे पास में और F टर्म है, तो F टर्म को अगर हम देखेंगे तो F टर्म हमारे पास में जब होती है तो हमारे पास में 7 ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर होंगे F। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल और यहाँ पर इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसको लिगेंड पास में लेकर के आओगे तो लिगेंड क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये बैरी सेंटर, ये हमने बना दिया बैरी सेंटर और अब हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक बात, जो F है किस किस में स्प्लिट होगा, एक तो होगा T1G और T1G जो है वो कहाँ होगा आपका नीचे, ट्रिपली डिजेनरेट होता है ये इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारे पास में T1G, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं और क्योंकि ये 3 से लिया है इसलिए यहाँ पर
3T1G आ जाएगा। ठीक है, और ये F का है इसलिए हमने यहाँ पर F का लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारे पास T2G। सो ये हमारे पास आएगा T2G, ये हमने लिख दिया यहाँ पे T2G, और क्योंकि ये 3 से आया है, F का है, इसलिए F लिख दिया। और एक जो और इसकी स्टेट आती है वो स्टेट आती है हमारे पास ये क्या होती है? ये होती है हमारे पास A2G। और किससे आई है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे। 3 से। ठीक है, तो इस तरह से एफ टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी D3 के D2 के साथ में जब ये वाला केस होता है तो इसके साथ में जो और हमारे पास जो स्टेट्स हैं, ये तो इसकी ग्राउंड टर्म स्टेट आती है, लेकिन जो दूसरी और स्टेट्स आती हैं वो जो 1G आती है या 1D या 1S आती है, वो इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। लेकिन एक 3P स्टेट और आती है जो सेम मल्टीसिप्लिटी की यहाँ पर इस ऐप के साथ में होती है और जो ट्रांजिशन को शो करती है। ठीक है, तो इसको ऑर्गल डायग्राम के रूप में अगर हम यहाँ पर देखें तो होगा क्या कि जब हम यहाँ पर इसका ऑर्गल डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा? ये हमारे पास एनर्जी, एक वेरी सेंटर हम ये ले लेते हैं, ये, और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये हमारे पास आ जाता है। ये किसका है? 3F का, T1G 3F का। ऊपर हमारे पास में चला जाएगा T2G F का 3 से। ठीक है, और हमारे पास में आएगा एक A2G F का, और ये 3 मल्टीसिप्लिटी। और दूसरा जो हमारे पास में बैरी सेंटर होता है वो F एक हमारे पास मिलता है, तो वो F तकरीबन हमको मिलेगा यहाँ। ठीक है ना, ये इसका बैरी सेंटर मान लेते हैं, ये इसका बैरी सेंटर है। कौन है ये? 3P। मैंने आपको बताया था कि इसके पास में जो 3P है वो किसमें, जो T1G में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपके पास में आएगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लेगा D2 के केस में। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारे पास दिस वन, ये हो जाएगा T1G P के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसमें ये आता है। और एनर्जी लेवल को अगर हम ऑर्डर अगर हम देखें तो T1GF, T2GF और ये बेसिकली ये ऐसे जाता है ऊपर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा T1G 3P से, और ये हो जाएगा A2G 3F से। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा? वो T1G, और उसके बाद में T2G, और उसके बाद T1GP, और उसके बाद A2G
ठीक है, तो इस तरह का जो ऑर्गल डायग्राम है वो हमें D2 के केस में मिलेगा। साथ में जब इसके अंदर आप यहाँ पे क्या देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे, तो ट्रांजिशन कैसा देखोगे, ट्रांजिशन आप देख, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि वो हम देख नहीं पाएंगे नहीं तो। तो ट्रांजिशन अगर बेटा आप देखोगे तो T1 ये हमारे पास में कौन सा था, T2G 3, और ये हमारे पास था T1G 3, ठीक है, F से, और ये भी F से। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन देखें तो ट्रांजिशन क्या होगा, एक ट्रांजिशन तो हमारे पास में ये होगा, ये जो कि थ्री T1G F से 3 T2G F तक जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास में हो जाएगा 3 T1G F से और 3 T2G F में। दूसरा जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास में होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा ट्रांजिशन है, ये है हमारे पास में T1 3 T1G F से कहां पर है 3 T1G P तक, ठीक है। और एक ट्रांजिशन जो होगा हमारे पास वो होगा ये वाला, जिसे हम बोलेंगे 3 T1G F से 3 A2G F तक। ये तीन ट्रांजिशन हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि केवल दो ही बैंड मिलते हैं। दो बैंड क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप इन दोनों को देखो जरा, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है T1G से T1GP में, ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन, इनकी एनर्जी जो है वो आप देखो बहुत कम डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं ये लगभग बराबर सेम एनर्जी के होते हैं, और सेम एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक पीक या एक एब्जॉर्प्शन बैंड तो इसकी वजह से आता है और एक एब्जॉर्प्शन बैंड इसकी वजह से आता है। हालांकि ये दो बैंड होते हैं, लेकिन ये दोनों की एनर्जी इतनी पास में होती है कि हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, और रिजॉल्व नहीं कर पाने की वजह से हमें केवल दो ही एब्जॉर्प्शन बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर। ये बात आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है, D2 के केस में। आगे बात समझ में बेटे, यस सर। ओके। नाउ अब इसी में अगर हम टेट्राहेड्रल में बात करें तो इसी को हम टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरफ से, ताकि हम इसी में यहीं पे ही बना देंगे एक डायग्राम। ओके, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी, ये बैरी सेंटर, एक बैरी सेंटर ये है, नाउ अब देखो इसमें क्या होता है। अगर हम, ये तो है ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये है हमारे पास में टेट्राहेड्रल के लिए, तो उल्टा होगा जस्ट, ठीक है। तो ये जो A2G है वो नीचे आ जाएगा,
ये A2G आ गया। दूसरा और क्या आ जाएगा नीचे, जो हमारे पास में T2GF था ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से नीचे आएगा। और T1G जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3A2। ये क्या हो जाएगा, ये 3A2 इससे आ रहा है, ये वाला 3T2, ये भी F का है, ये भी F का है। ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास में है T1F का। अच्छा देखो, अब इससे पहले तो क्या था कि T1 का केस ये और ये T1, ये दोनों क्या थे, बहुत दूर थे तो रिपेल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों पास पास नहीं है इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये जो P टर्म है इसका ये इस तरह से और ये आना इस तरीके से चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये जो आपका टर्म, ये जो स्टेट है वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका T1 P से। ठीक है, और ये जो है ये क्या है हमारे पास में 3 T1 F का। तो जब ये पास पास होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इनकी सिमेट्री और इनकी एनर्जी सेम होती है, जिसकी वजह से ये नॉन क्रॉसिंग रूल इनके ऊपर अप्लाई हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को जिस तरह से यहाँ पे क्रॉस किया था उस तरह से ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस तरह का जो ऑर्गन डायग्राम है वो हमें इस टेट्राहेड्रल के केस में मिलता है। कब, जब हम T2 कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और T7 कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, दोनों ही केसेस में। क्लियर है ये, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आगे बताऊं? अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ट्रांजिशन देखो तो यहां पर ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन तो आपकी होगी ये वाली, एक ट्रांजिशन होगी हमारे पास में ये वाली, और एक ट्रांजिशन होगी हमारे पास ये वाली। तो यहाँ पे आपको पूरे 3 बैंड मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में जो डिफरेंस है तीनों इन ट्रांजिशंस में वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमें ये जो 3A2 से 3T2 तक, 3A2 से 3T1 तक और 3A2 से 3T1P तक, ये 3 जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये वाला डायग्राम? यस सर। ओके, ये किस केस के लिए था? टेट्राहेड्रल में D2 और टेट्राहेड्रल। D7। ये तो टेट्राहेड्रल के लिए था, दिस वन जो हमने इस तरफ वाला देखा है, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। सॉरी, ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ठीक है, और इस तरफ वाला क्या है, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, कब, जब हमने D2 और D7 केस को किया। अब हम बात करेंगे D3 और D8 केस की। अब D3 D8 होता क्या है, तो D3 D8 को देखो इस तरह से बनाओगे आप, ये D3 है और D8 है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो देखो D3 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, D8 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कुछ इस तरह के होंगे। मैं एक में ही बना रहा हूँ इस वजह से मैंने ऊपर और वो कर दिया है।
तो ये वाला केस जो है वो तो आपका D8 हो जाएगा और ये केस जो है वो आपके पास में D3 हो जाएगा, ठीक है, इन f ऑर्बिटल्स में। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन अगर कम होते हैं फुल फील्ड या हाफ फील्ड में, तो वो केस किस में जाता है, वो केस होल फॉर्मूलिज्म के थ्रू जाता है। तो ये हमारे पास जो केस होगा, यहाँ पे देखो दो कम है और यहाँ पे भी दो कम है फुल फील्ड और हाफ फील्ड में, इस वजह से ये केस होल में जाएगा। और होल में अगर जाता है तो जो हमने यहाँ ऊपर ऑर्गेल डायग्राम बनाया है, उस ऑर्गेल डायग्राम से, वैसे तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही डायग्राम बनेगा लेकिन थोड़ा सा उल्टा बनेगा, वो हम देख लेते हैं कि ये वो उल्टा डायग्राम किस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे D3 और D8 के केस में। ये आपका D3 और D8 के केस में, ठीक है। और आप लोग अब मुझे बताना कि क्या करना है ताकि मुझे समझ में ये आए कि आप लोगों के कुछ बात पल्ले पड़ी भी है या नहीं पड़ी ऑर्गेल डायग्राम को लेकर के। स्पेशली ये हमारा पास में एनर्जी लेवल हो गया है ना, ये बढ़ रही है एनर्जी। ये हमारे पास थ्री एफ या 4F, वो डिपेंड करता है हमने क्या लिया है। अब जरा मुझे बताओ, ये बैरी सेंटर बना देता हूं मैं। हमने लिया है यहाँ पे होल फॉर्मूलिज्म के थ्रू D3 और D8 का केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे 3F की या 4F की, वो कैसे होगी, नीचे क्या आएगा सर 3T1G। सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर T1G 3 या 4 नहीं नहीं T1G। नहीं 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 नहीं, वही तो बात है, वही तो बात है, वही तो बात है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से बना करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे पास में D2 और D7 है, ठीक है, और ये हमारा बैरी सेक्टर। यहाँ पे मैं ऑर्गेल डायग्राम नहीं बना रहा, यहाँ पे मैं जो स्प्लिटिंग है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो इस तरह से स्प्लिट होगी, एक इस तरह से स्प्लिट होगी और एक इस तरह से, ये है ना। तो ये वाला जो होता है वो हमारे पास में होता है T2, सॉरी T1 T1, ये जो है वो हमारे पास में है T2 और ये है हमारे पास में A2, ठीक है। अब वो यहाँ पे 3 4 क्या लगेगा वो देख लेंगे, और G और हमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए लगाना है नहीं लगाना है। इस तरह से ये स्प्लिट होता है फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में देखेंगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, ये A2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो T2 है ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी इसलिए यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी वो A2 की सबसे कम होगी, और ये क्या होगी, ये हमारे पास में T2 होगी, और ये चला जाएगा हमारे पास में T1, ठीक है। ये किस केस के लिए है, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल केस के लिए, ठीक। जब हम होल फॉर्मूलिज्म को देखते हैं तो होल फॉर्मूलिज्म के लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि D3 और D8 में क्या होता है, ठीक है। ये मैंने बनाया बैरी सेंटर इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन का केस है, ये होल का केस है, तो होल का केस इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। तो अगर हम इसे ऑक्टाहेड्रल की तरह ले रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब इसके जैसा, इस टेट्राहेड्रल के जैसा होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे जब D3 D8 लेंगे
तो ये इस तरह का होगा आपका, ये आ जाएगा, एक आपके पास ये आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा A2, ये हो जाएगा T2 और यहाँ ऊपर चला जाएगा T1। मेरी बात समझ में आई? जैसे ये है हमारे पास ये वाला केस, ये वाला केस, ये टेट्राहेड्रल के लिए है, लेकिन ये किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का केस है, ये होल का केस है। तो होल का केस जो है वो इलेक्ट्रॉन के केस के क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, तो इस वजह से हमने ये जो टेट्राहेड्रल का केस है उसके जैसा ही हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग मिलती है। और अगर हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए देखें, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल है, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये आप उसको यहाँ पर देख लो, ये नीचे तो आ जाएगा T1, इसको आप ले रहे हो ना, इसको आप नीचे ले रहे हो, और ये जो दोनों हैं ये आपके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये केस चला जाएगा आपका A2 और ये एक आ जाएगा आपके पास में T। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बात समझ में? अब अगर आपके पास बात समझ में आ गई तो अब आप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल केस के लिए सबसे पहले और देखो, तो ऑक्टाहेड्रल केस के लिए हम कहाँ पे, ये हमारे पास में है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ होगा। तो इस तरह से जाएगा, एक इस तरह से होगा, यस सर। है ना, और ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, और ये हमारे पास में होगा क्या, 3p के लिए। हाँ जी। तो 3p का जो बैरी सेंटर है वो ये कुछ इस तरह का होगा, और क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये है हमारे पास में A2G 3F4, ये हमारे पास में है T2G 3F4, और ये हमारे पास में क्या है, अब ये क्योंकि ये भी T1G का केस है और ये भी T1G का केस है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से, और ये जब जाएगा तो ये कुछ इस तरह से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में केस T1G F का 3, और ये जो केस है ये हो जाएगा हमारे पास में T1G P का। ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जो T1G है F का, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है जब हम लिगेंड फील्ड को जो है इंक्रीज करते हैं, और T2GP जो है उसकी एनर्जी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिपेल करता है, इस वजह से वो बढ़ती हुई क्रम में तो होता ही है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 3 ट्रांजिशन मिलेंगे, तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां जो क्रॉस ओवर हमने यहाँ पे दिखाया था, अगर हम इसका उल्टा देखेंगे, और ये तो हमने किसके लिए देखा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा है, अगर हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा। अब उल्टा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा कुछ इस तरह का, जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए बना था वो D3 और D4 के लिए टेट्राहेड्रल का केस हो जाएगा, जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर हमें मिलेगा। ठीक है, और वहां पे आपको 2 ट्रांजिशंस या 2 बैंड जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी एक ऑर्गेल डायग्राम को आप क्या कर सकते हो, इसी से आप बता सकते हो कि कहां पर किसके लिए कौन सा जो ऑर्गेल डायग्राम है वो आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इधर वाले की, ये इस वाले की, तो ये ऑर्गेल डायग्राम किस किस के लिए हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये D2 D7 कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, और D3 D8 टेट्रा, यस सर, है टेट्रा। ना। हाँ, अब इसको अगर हम देखेंगे ये किस किस के लिए होगा, ये हमारे पास में है D2 D7 टेट्राहेड्रल और D3 D8 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसी एक ऑर्गेल डायग्राम को आप यहाँ पर इन सभी के लिए बता सकते हो कि कैसे आएगा, लेकिन जब आप ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाते हो ज्यादातर तो वो राइट साइड में बनाते हो,
जब आप इसको बनाओगे तो इस तरह का आ जाएगा, जो मैंने अभी बना करके दिखाया था राइट साइड में, ये इस तरह का। जबकि हमने वहां पे लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है ये रिपल्शन वाला, जो T1G_P और T1G_F में आता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में ऑक्टाहेड्रल बनाओगे या टेट्राहेड्रल बनाओगे, आप जहां मर्जी हो वो बनाओ, बट आपको बस स्प्लिटिंग सही रखनी है कि स्प्लिटिंग किस तरह की होगी, जो और उनका जो एनर्जी है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक बात है। आगे समझ में बेटा? यस सर। मैं समझता हूँ आपको ऑर्गेल डायग्राम से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी केसेस थे वो स्टडी किए हैं, उन केसेस में जो हमारा D1 D9 D4 D6 केवल d ऑर्बिटल्स d टर्म की स्प्लिटिंग देता है, जबकि D2 D7 और D3 D8 आपके F जो टर्म है उसकी स्प्लिटिंग देता है, और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेल डायग्राम हो सकते थे, जिस तरह से ट्रांजिशन हो सकता था, कितने ट्रांजिशंस उसमें होंगे, कितने बैंड्स होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और नहीं बताई है, जो यहाँ पर इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ये नहीं बताया है बार बार, क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था कि इनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो कितना होता है, बताया था ना कल। तो इसलिए उसको आप यस अपने, सर। हाँ, तो वो आपको यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है कि वो क्या होता है। अब जैसे ये अगर है तो ये कितना होगा, +6 dq। ये अगर हम देखेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा -2 dq। और इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा आपका -12 dq। अब और क्या बचा, और बचा ये A2G और T2G का, ये कितना होता है, ये होता है 10 dq। अब माइनस प्लस तो बैरी सेंटर से ऊपर नीचे है, उस हिसाब से देख लोगे। तो इस तरह से जब आप इसके निकालोगे कि भाई कितना एनर्जी वो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए बड़े काम आता है CFSE की जो वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेशन एनर्जी जो है, तो इस तरह से होती है। तो वो मैंने आपको बार बार नहीं बताया, वो एक ही बार बताया, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह से इतनी एनर्जी इनकी होती है। ठीक है, अभी देखो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म, लास्ट चीज थी इसमें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ये है ही, जिसमें टर्म सिंबल्स हमने देखे, पूरा फुल किस तरह से निकालते हैं, और जो ऑर्गल डायग्राम थे ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। कल जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट है मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, उसके बारे में।